हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी पीएमएफ-आईएएस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा लेटर मुगल एम्परर्स के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट करा था पढ़ना, और बहादुर शाह या जिसको शाह आलम वन कहते हैं, इसके टाइम पीरियड के टाइम पर क्या क्या घटनाक्रम चला था, क्या क्या हुआ था। 1707 से लेकर 1712 तक की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम लोगों ने कर ली थी। अब अगर हम इस टेबल की तरफ देखें तो भाजसा तो हो गए पावरफुल मुगल्स, अर्ली मुगल्स, है ना, और लेटर मुगल्स में हम लोगों ने जो कवर करा है वो करा है बहादुर शाह को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जो रूलर कवर करना है लेटर मुगल्स की कैटेगरी में, वो हमें कवर करना है झांदर शाह को, जिसका टाइम पीरियड होने वाला है बहुत छोटा, 1712 से लेकर 1713 तक। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। बहादुर शाह पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट। मैंने आपको चौथ और सरदेश मुखी के बारे में, थोड़ा बहुत मराठा एम्पायर के बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। अब हम बात करते हैं झांदर शाह के बारे में। ये जो दोस्तों टाइम पीरियड है ना, काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये जो साल वगैरह गिवन होते हैं कि ये हमें याद करने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बिल्कुल याद करने हैं। मुगल एम्पायर के बारे में जब आप पढ़ रहे होगे ना, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना। एक्चुअली होता क्या है, एग्जामिनर जो है ना बड़े सारे सालों से हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाते बनाते एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कोई ज्यादा स्कोप होता नहीं उनके पास पूछने के लिए। तो अब वो क्या करने लगे हैं, एक क्वेश्चन में ना मिक्सचर ऑफ स्टेटमेंट्स दे देते हैं। जैसे कुछ फैक्ट्स दे देंगे, एक दो स्टेटमेंट फैक्ट वाली हो जाएंगी, एक दो स्टेटमेंट एनालिसिस वाली हो जाएंगी, और एक स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन वाली हो जाती है कि आपने जो पढ़ रखा है उसकी नॉलेज के बेसिस पर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर वो आपसे ऐसे जो ऑप्शन देते हैं आपको ऐसे सेट करके दे देते हैं कि 3, 4 या 5 स्टेटमेंट भी उन्होंने दे दी, 1, 3 एंड 4 ओनली, 2, 3 एंड 5 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो उसके हिसाब से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, अगर आप स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट या वनडे एग्जाम्स दूसरे प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पर जो पेपर आता है वो कंप्लीटली फैक्चुअल पेपर आता है, और वो डेट्स के ऊपर काफी ज्यादा खेला जाता है। आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे ना, तो आपको फिर इन डेट्स का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप लिख लिख कर पढ़ा करो, तो आपको वो चीज जो है बिल्कुल सताएगी नहीं, तंग नहीं करेगी, इजीली आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं झांदर शाह के बारे में। अब क्या होता है, बहादुर शाह की डेथ हो जाती है 1712 में। 1712 में बहादुर शाह की जब डेथ होती है, मुगल एम्पायर में, इनके खानदान में दोबारा से एक सिविल वॉर जो है वो छिड़ जाता है कि गद्दी पर विराजमान होगा कौन, थ्रोन पर अब कौन बैठेगा बहादुर शाह की डेथ के बाद। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक नई कहानी, एक नया चैप्टर खुलेगा विद रिस्पेक्ट टू मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर की राजनीति में, मुगल एम्पायर की पॉलिटिक्स में। अब वो चैप्टर क्या होने वाला है, अभी तक दोस्तों पूरी कहानी जो रोटेट करती थी वो मुगल एम्परर्स के इर्द गिर्द रोटेट करती थी। जैसे आपने देखा औरंगजेब की डेथ के बाद जो लड़ाइयां हुई तख्त पर बैठने के लिए, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे वो औरंगजेब के बेटे ही थे, जिन 3 बेटों के बीच में लड़ाई चली थी। ठीक है, और उसमें से जो 65 साल का जो बेटा था वो विक्टोरियस एमर्ज हुआ था, बहादुर शाह। अब इसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद मुगल एम्परर जो थे, जो मैंने आपको इनिशियल डिस्कशन में बताया था, वो शराब और शवाब में डूबे हुए थे। धूम्रपान, लड़कियां, मदिरा का सेवन करना, इन सब चीजों में, यानी कि एंटरटेनमेंट पर्पस में ज्यादा घुस गए थे। और उसकी वजह से मुगल एम्पायर, या ओवरऑल अगर आप मुगल एम्परर्स की बात करो, तो उनकी आइडेंटिटी या जो इमेज थी वो थी काफी वीक रूलर्स की, वो काफी कमजोर रूलर थे, पहले जैसे दमदार नहीं थे। अब वो जो इनका खानदान जाना जाता था ना, कि नाम सुनकर सामने वाले की रूह कांप जाए, दहशत आ जाए किसी के मन में, अब वो वाली बात इनमें नहीं रही थी। और हालत इस कदर तक बिगड़ चुकी थी इनके वर्चस्व की, इनकी पावर की। इनका वर्चस्व या जो इनका जो पावर था, इनका जो इन्फ्लुएंस था, मुगल एम्परर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो इस कदर डिक्लाइन हो गया था कि मुगल एम्परर्स तो अब कुछ रह ही नहीं गए थे। जो इनसे लोग डरते थे ना, इनके जो ऑफिशियल्स थे, जो नोबल्स थे, जो मंत्री थे, वो अब इनको कंट्रोल करते थे पपेट बनाकर। आप सोचकर देखो, मुगल एम्परर जो कि पूरा का पूरा इंडिया की एक्सपेंशन पॉलिसी को संभालते हुए, एक्सपेंशन पॉलिसी को बढ़ावा देते हुए पूरा इंडिया अपने हाथों में कंट्रोल करके रखते थे, अब वो आने वाली जनरेशन इतनी वीक हो गई है
कि उनके जो मंत्री हैं, जो उनके दरबार में काम कर रहे हैं, जो कि उनके सामने कुछ भी नहीं लगते थे अभी तक, अब वो इनको कंट्रोल करेंगे पपेट बनाकर। ठीक है, तो अब जो है झांझर शाह से एक चीज आप याद रखना, झांझर शाह के टाइम पर अब मुगल एम्परर्स वीक हैं और ज्यादा इंफ्लुएंशियल जो लोग होने लगे हैं मुगल पॉलिटिक्स के अंदर, वो होने लगे हैं इनके काम कर रहे जो नोबल्स जो थे, जो इनके मंत्री थे या किसी मुगल एम्परर के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, वो अब पूरी की पूरी राजनीति को संभालेंगे और इस राजनीति को एक नया डायरेक्शन देने का काम करेंगे। तो इस टाइम पर क्या हुआ, एक नया एलिमेंट एंटर करता है मुगल एम्पायर की पॉलिटिक्स के अंदर। अब सिर्फ जो रॉयल प्रिंसेस जो थे, सिर्फ उनका वर्चस्व कायम नहीं था, जो नोबल्स थे अब वो काफी ज्यादा एम्बिशियस अप्रोच जो है वो अपनाने लग गए थे। एम्बिशियस अप्रोच कैसे, देखो हर किसी को सत्ता की भूख होती है, सत्ता का लालच होता है। ठीक है, नोबल्स को यह पता था कि जब मुगल एम्परर जो हैं वो काफी ज्यादा वीक हो गए हैं, वो पहले की तरह इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, उनका वर्चस्व इतना नहीं है, हमें इनसे डरने की कोई नीड नहीं है, ये पूरे दिन धुत पड़े रहते हैं, गांजा पीकर, शराब पीकर, लड़कियों में पूरा टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, तो अब इनका कोई इन्फ्लुएंशियल रोल नहीं रह गया है, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो अपने पास सिकोड़ सकते हैं। इसलिए नोबल्स को यहां पर बोला गया है एम्बिशियस नोबल्स, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने लग गए मुगल एम्पायर की पॉलिटिक्स में, मुगल पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली क्या था, पावर की भूख जो थी नोबल्स की, जो अभी तक उनके मन के अंदर दबी हुई थी, जो वो खुलकर बयान नहीं कर पा रहे थे, खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे, अब क्या होने लगा, दे बिकेम, यहां पर नोबल्स की बात हो रही है, दे बिकेम डायरेक्ट कंटेंडर्स फॉर पावर। अब इन्होंने चैलेंज करना स्टार्ट करा मुगल अथॉरिटी को, और मुगल अथॉरिटी का कहने का मतलब यह है मुगल एम्परर्स को कि भाई अगर तुम थ्रोन पर बैठे हो, विरासत में गद्दी पर, तो हम भी तुमसे कम नहीं है, हम बस तुम्हें हटा नहीं रहे हैं तुम्हारा मर्डर करके, ये चीज के लिए तुम हमें थैंकफुल रहो, लेकिन हम तुमसे कोई कम नहीं है। नोबल्स इस तरीके से इनडायरेक्ट मैसेजेस देने लग गए, और ये जो पूरा का पूरा जो सिलसिला शुरू होगा आगे चलकर आप देखोगे कि इसी के चलते कुछ नोबल्स मुगल एम्परर का मर्डर भी कर देंगे, वो आने वाली जनरेशन के साथ होगा, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या था, ये अब मुगल प्रिंसेस को, जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जो मुगल वंश का जो खून होते थे, उनको सिर्फ अब ये एक टूल्स की तरह, एक पपेट की तरह यूज करने लगे नोबल्स, अथॉरिटी को सीज करने के लिए। पूरी की पूरी सत्ता की जो कमान है, जो वर्चस्व है, जो पावर है, वो अपने हाथ में रखने के लिए। क्योंकि अगर प्रजा तो छोड़ दो, अगर मंत्रियों ने या किसी सेना ने अगर ये देखा, कभी भी इतिहास इस चीज का गवाह है कि राजा जो है वो वीक हो गया है या राजा का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पावर में कौन नहीं आना चाहेगा। आप खुद ही बताओ, आप खुद ही सोचो इस चीज को कि अगर सामने कोई एक अथॉरिटी है वो वीक है, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है रूल करने में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी जगह ले लूं तो मेरे पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा और मेरा वर्चस्व जो है वो बहुत ज्यादा कायम हो जाएगा, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हर कोई वो वाला काम करना चाहेगा। तो जब इनके खानदान के अंदर लड़ाइयां होना शुरू हुई, यानी कि जो सिविल वॉर है जब वो होना शुरू हुआ बहादुर शाह की डेथ के बाद, तो झांझर शाह जो था वो बना मुगल एम्परर, और झांझर शाह को सपोर्ट करा गया एक बंदे के द्वारा। उस पर्सन का दोस्तों आपको नाम याद रखना है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, झांझर शाह के टाइम से जो नोबल्स जो थे वो एक बहुत इंफ्लुएंशियल रोल निभाने लगे कि कौन मुगल एम्परर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सोचो जरा, जिस खानदान में बात होती थी कि जो अगला वारिस है, जो तख्त पर बैठेगा, जो थ्रोन को संभालेगा, वो इनका कोई खून ही होना चाहिए, यानी कि जो इनकी वंशावली चली आ रही है वो एक हेरिडिटरी रूल के अनुसार अगला रूलर ही होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके इतने सारी औलादे होती थी, इतने सारे बेटे बेटियां होती थी, तो उनमें से तख्त पर बैठेगा कौन, इसको डिसाइड करने का जो काम था या जो पावर थी वो नोबल्स के हाथ में आ चुकी थी। और झांझर शाह को तख्त पर बिठाने वाला एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल जो नोबल था, उसका नाम था दोस्तों जुल्फिकार खान। झांझर शाह के टाइम पर, झांझर शाह के टाइम पीरियड पर जुल्फिकार खान इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल नोबल इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब झांझर शाह का टाइम पीरियड जब चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था
कहने के लिए वो झांदर शाह के नाम पर रूल करा जा रहा था, क्योंकि मुगल एम्परर तो यही है, तो नाम तो इसी का होगा। कोई पूछेगा कि इंडिया इस टाइम पर किसके हाथों में है इस टाइम पीरियड पर, तो हर किसी का जवाब होगा मुगल एम्परर झांदर शाह के हाथों में। लेकिन एक्चुअली जो रियल पिक्चर जो थी, जो हिडन पिक्चर थी, पर्दे के पीछे जो पूरी कहानी चल रही थी, एम्पायर जो था मुगल एम्पायर, इट वॉज वर्चुअली इन द हैंड्स ऑफ जुल्फिकार खान। ठीक है, जुल्फिकार खान के हाथों में रियल पावर जा चुकी थी और इसने साम दाम दंड भेद करते हुए, साइकोलॉजी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए झांदर शाह का कॉन्फिडेंस इस कदर जीत लिया था जुल्फिकार खान ने कि वो बन गया झांदर शाह का वजीर। यानी कि वजीर एक टाइटल होता था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस 1-2 लेक्चर पहले, प्राइम मिनिस्टर कहते थे, आज का प्रधानमंत्री नहीं। ठीक है, ये इनके एम्पायर में एक टाइटुलर पोस्ट होती थी। यानी कि अगर मैं एक मुगल एम्परर हूं तो मेरा जो राइट हैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन है, जो कि मेरी दिनचर्या का ख्याल रखेगा, मैं उसको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, किसके ऊपर अटैक करना चाहिए, हमें एक्सपेंशन पॉलिसी क्या अपनानी चाहिए, यानी कि जो सब कुछ मेरे बारे में जानता होगा उसको मैं एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दूंगा और उसको मैं कहूंगा वजीर। वजीर का मतलब होता था प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो जुल्फिकार खान ने कॉन्फिडेंस लीड लिया झांदर शाह का और वो बन गया झांदर शाह का वजीर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब थोड़ी सी बात दोस्तों हम यहां पर जुल्फिकार खान के बारे में और कर लेते हैं। ये एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल नोबल था, ये तो हमें बता दिया राइटर ने। इसके अलावा कुछ और बातें इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से इसके हाथ में था। ये जो कहता था झांदर शाह, उसको उसके लिए एक फरमान जारी कर वो लागू कर देता था, हर एक पॉलिसी, हर एक चीज। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो सलाहकार था, जिसका पूरा माइंडसेट काम करता था, क्या होना चाहिए, अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या लेंगे, वो सब कुछ जुल्फिकार खान डिसाइड कर रहा था। नाम सिर्फ होता था झांदर शाह का एस मुगल एम्परर। तो जुल्फिकार खान ने क्या करा, औरंगजेब की जो भी पॉलिसी चली आ रही थी उसको रैपिडली रिवर्स करा, क्योंकि जानता था कि हमारा दूसरों से लड़ने में, भिड़ने में ताकत खर्च होगी, पैसा खर्च होगा, एनर्जी ड्रेन होगी, उसका कोई फायदा नहीं है। और औरंगजेब की जो पॉलिसीज हैं वो इंटॉलरेंस वाली हैं, नॉन कंसिलिएशन वाली है, मैंने आपको बताया था। तो इसने भी औरंगजेब की सारी पॉलिसीज को दोबारा से रिवर्स करना चाहा। अब इसने करा क्या क्या, कौन सी पॉलिसीज को रिवर्स करा? जो जिजिया जो सिस्टम था, या एक टैक्सेशन सिस्टम जो था, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था, अभी हम उसको पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली हिंदूज के ऊपर लगता था, काइंड ऑफ अ पिलग्रिमेज टैक्स, या फिर मुस्लिम रूलर जो हैं वो एक इनडायरेक्ट मैसेज देते थे कि भाई ये जो हिंदुस्तान है ये मुसलमानों का देश है, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कहने का मतलब है हम आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे धर्म से बिलोंग नहीं करते हो, तो इसके लिए आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप कोई अपनी धार्मिक यात्रा करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या था, मुगल एम्पायर के प्रति काफी ज्यादा जो हेट्रेट है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन जुल्फिकार खान ने इस जिजिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। अभी हम जिजिया सिस्टम के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद राजपूत जो राजास थे उनके साथ अपनाई गई एक कंसिलेटरी पॉलिसी, कंसिलेटरी अप्रोच, कि उनके साथ रिश्ते जो हैं वो अच्छे करे गए। वैसे ये वाली जो बातें हैं ना कि औरंगजेब की पॉलिसी को रिवर्स कर दिया गया था, या प्रीवियस लेक्चर में मेरे साथ जान चुके होंगे जब हम लोग बहादुर शाह की कहानी पढ़ रहे थे। बहादुर शाह के टाइम पर भी यही था कि वो अपने बाप की गलतियों को नहीं दोहराना चाहता था, यानी कि औरंगजेब की गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि इस टाइम पर लड़ने का या दुश्मनी पालने का मतलब है हमारे बंदे मारे जाएंगे और राज्य की तिजोरी से पैसा जो है वो अधिक मात्रा के अंदर खर्च होगा, जिसको अभी हम अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। हम कुछ अदर काम करें, वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो इसने कंसिलेशन की पॉलिसी अपनाई राजपूत राजास के साथ और मराठा सरदारों के साथ। ठीक है, सिर्फ जो अभी तक दुश्मनी जो कायम थी, वो जो मुगल एम्पायर की कायम थी, वो थी बंदा बहादुर के साथ, जो कि एक रेबेलियस सिख लीडर बन चुका था 10वें सिख गुरु की डेथ के बाद। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद हमने पढ़ा था ये काफी रेबेलियस था। ये टाइम टू टाइम मुगल एम्परर्स को और मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने का काम कर रहा था, और इसके साथ मुगलों ने शुरू में प्यार से बात करने की जो रणनीति है वो अपनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बहुत ढीठ था, ये नहीं मान रहा था। तो बंदा बहादुर और जो सिख लोग जो थे, सिर्फ उनके साथ ही जो पुरानी पॉलिसी थी सप्रेशन करने की, ये बरकरार रखी।
मुगल रूलर्स ने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जुल्फिकार खान, क्योंकि प्यार से जो बात नहीं मानेगा, मुगल एम्परर जो हैं वो अभी इतने वीक भी नहीं हुए कि भाई वो एक छोटे मोटे किंगडम के सामने, वैसे जो पंजाब स्टेट जो थी इस टाइम पर, या जो पूरा का पूरा जो सिख किंगडम था, और गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद ये काफी रेबेलियस लीडर इमर्ज हुआ था बंदा बहादुर, तो इसको प्यार से समझाया गया था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मुगल एम्परर्स एक या दो बार प्यार से बात कर लेंगे, अगर सामने वाला फिर भी बदतमीजी करेगा तब तो उसको करारा जवाब देना पड़ेगा। तो बंदा बहादुर से या सिख किंगडम से अभी तक चिड़े हुए थे। बाकी जुल्फिकार खान की अध्यक्षता में, जो कि अल्टीमेटली जिसका फरमान जारी कर दिया जाएगा जहांगीर शाह के द्वारा, इन्होंने जिजिया को अबॉलिश करा और राजपूत राजा और मराठा सरदारों के साथ कंसिलेशन की पॉलिसी अपनाई कि बैठकर बातचीत करते हैं, हमारे बीच में जो भी गिले शिकवे हैं उनको हम दूर करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब जुल्फिकार खान के टाइम पर क्या था, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफी ज्यादा बर्बादी के रास्ते पर जा रहा था। ठीक है, और ज्यादा खराब हो चुका था बहादुर शाह के बाद से लेकर अभी तक। औरंगजेब जो था उसके टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन वीक होता चला था, बहादुर शाह के टाइम पर वो और डिक्लाइनिंग फेज के अंदर आ गया, और यहां पर और ज्यादा बर्बादी जो है वो छाने लगी। और बर्बादी जब भी बोली जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बर्बादी छाने लगी, यानी कि पैसा जो अभी तक लुटाया जा रहा था जागीरदारों को, जो जागीर जो बांटी जा रही थी, वो कंटिन्यूएशन में जो पॉलिसी जो थी वो अभी तक चल रही थी, जिसकी वजह से स्टेट का जो फाइनेंस सिस्टम जो था, जो पैसे की जो तिजोरी थी, मुगल एम्पायर के अभी तक जो पैसों के जो भंडार थे वो हर एक जनरेशन पे जैसे ही मुगल एम्परर्स आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इसने थोड़ी सी कोशिश तो करी थी वैसे कि स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं, जो पैसा है, वो सब तिजोरी जो है वो थोड़ी सी फुलफिल होने लगे, बढ़ने लगे, तो कोशिश करिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसने ये भी चेक करा कि पुराने जो रूलर थे जैसे बहादुर शाह, वो जागीर सिस्टम को एक्सपेंड करते जा रहे थे, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया था कि एक बंदे को जमीन दे दी जाती थी, इससे जो भी रेवेन्यू आएगा तुम रखना, अब ये तुम्हारी पुश्तैनी जमीन हो गई है। तो मैंने आपको बताया था लैंड का कंसेप्ट ऐसा होता है दोस्तों, आप लैंड को स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। एक टाइम पर जो लैंड आप फ्री में बांटे जा रहे हो वो भी तो खत्म हो जाएगा। आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जिन जागीरदारों को बिठा रहे हो, उनको सैलरी दे रहे हो, उनको लैंड दे रहे हो, जिसको आप जागीर कह रहे हो, उस पर्सन को जागीरदार कह रहे हो, तो इससे रेवेन्यू लॉस जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। इसने अपने टाइम पीरियड पर इसको चेक करा कि भाई बेफालतू में ये जो जागीर जो है, जो लैंड है, वो ना बांटी जाए। दूसरा, इसने स्टार्ट करा था इजारा सिस्टम, जो कि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा बेनिफिशियल था, लेकिन बाद में इससे पीजेंट्स का, छोटे और मझले किसानों का जो शोषण है वो स्टार्ट हो गया था। वो कैसे? इजारा सिस्टम के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं जिजिया सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जिजिया क्या था? जिजिया एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर लगाया जाता था, यानी कि हिंदुस्तान के फ्रंटियर्स में जहां जहां पर मुगल एम्पायर का रूल जो है वो फैला हुआ था, उधर जो भी लोग हैं, अगर उनका धर्म जो है वो इस्लाम नहीं है, वो नॉन इस्लामिक लोग हैं, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था। क्यों? मुस्लिम रूलर्स उनसे ये कहते थे, यानी कि मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे वो उनसे ये कहते थे कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब प्रोटेक्शन मतलब घर पर जाकर कोई फोर्स या कोई मिलिट्री नहीं दे रहे, उनको कोई बॉडीगार्ड्स नहीं दे रहे हैं। उनका मैसेज ये होता था, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे इस लैंड के अंदर, तुम्हें हम मार पीट के भगा सकते थे, कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गलत कर सकते थे, हम तुम्हें वो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन है। इस प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा। और एक फैक्चुअल बात कर लेते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वैसे जो जिजिया सिस्टम जो था ना, वो बहुत टाइम पहले अबॉलिश करा जा चुका था मुगल एम्पायर के तीसरे एम्परर के द्वारा, जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने इस जिजिया को 1579 में ही एबॉलिश कर दिया था। लेकिन फिर आप कहोगे ये एबॉलिशमेंट की बात जो है वो जुल्फिकार खान के टाइम पर क्यों हो रही है सर? जब अकबर एबॉलिश कर चुका था, दोबारा कहां से आ गया? 1579 में जब अकबर ने इसको एबॉलिश करा था, तो साल 1679 में जब औरंगजेब सत्ता में आता है, सत्ता में आने के कुछ साल बाद उसने दोबारा से इसको री इम्पोज कर दिया था भारत में। ठीक है,
और नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स, और इसकी वजह से मुगल रूल और मुगल खानदान के प्रति जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनकी हेट्रेड बढ़ गई थी। जुल्फिकार खान ने नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को एक रिलैक्सेशन देने के लिए, उनके साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए, ताकि वो भड़के ना, वो चिढ़े ना, क्योंकि कहीं पर भी रेबेलियन या रिवोल्ट होगा तब भी इनका पैसा जो आर्मी है वो ड्रेन होगी, एनर्जी जो है वो फालतू में व्यर्थ होगी। तो जिजिया सिस्टम को जो रीइंपोज करा गया था औरंगजेब के द्वारा, उसको, इस पॉलिसी को भी इसने रिवर्स करा जुल्फिकार खान ने और इसको एबॉलिश कर दिया। फिर यहां पर बात हो रही थी कि इसने स्टेट के फाइनेंसेस को इंप्रूव करा था थ्रू इजारा सिस्टम, और मैंने अभी आपको बताया इजारा सिस्टम एक अच्छा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का एक माध्यम था, लेकिन छोटे और मझले किसानों का इससे बहुत ज्यादा शोषण होता था। अब वो कैसे? आप कहोगे कि सर ये तो एक मेजर हुआ ना, स्टेट के फाइनेंसेस को तो इंप्रूव करा जा रहा है इजारा सिस्टम के थ्रू, तो फिर लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इससे, लेकिन छोटे और मझले किसानों का जो आप हमें कह रहे हो कि पीजेंट्स का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इससे वो कैसे? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल्ड एस्पेक्ट में इजारा सिस्टम को। तो इजारा सिस्टम की दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं। इस सिस्टम में क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो मुगल एम्पायर है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बंध जाता था रेवेन्यू फार्मर्स के साथ। अब रेवेन्यू फार्मर्स कौन है? ये है बिचौली है, ये मिडलमैन है, ये कोई प्रॉपर तरीके से कोई फार्मर नहीं है, ये मिडलमैन है। ये क्या करते थे? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे छोटे और मझले किसानों से। अब सरकार इनको क्या बोलती थी, इन मिडलमैन को, कि तुम्हें हम एक एरिया डेजिग्नेट कर रहे हैं, उधर से तुम जितना रेवेन्यू निकाल सको उतना निकाल लेना, हमारे पास बस तुम क्या करना, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हम तक पहुंचा देना, ताकि हमारी मुगल फाइनेंसेस की जो एक तिजोरी है, जो पैसा है, उससे हमारे थोड़े बहुत भंडार भर सके। तो सरकार जो थी उसने तो फिक्स कर दिया इसको, लेकिन रेवेन्यू फार्मर्स या मिडलमैन को इतनी ज्यादा पावर दे दी कि उनको अलाउ कर दिया कि तुम जितना चाहो यू कैन कलेक्ट एज मच एज यू वांट। किससे? पीजेंट से। और पीजेंट्स कौन थे? छोटे और मझले किसान। तो रेवेन्यू फार्मर्स एक्चुअली में कोई फार्मर्स नहीं थे, उनको रेवेन्यू फार्मर्स इसलिए बोला जाता था कि भाई हमने तुम्हें एक एरिया डेजिग्नेट करा है, ये मान लो दोस्तों है एक एग्रीकल्चरल लैंड। अब यहां पर छोटे और मझले किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, यहां पर एक रेवेन्यू जो फार्मर है जिसको आप मिडलमैन कह रहे हो वो गया, उसने यहां पर दो चार बंदों से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करा कि जितना उसे मुगल अथॉरिटी तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। इन चार किसानों से उसने रेवेन्यू कलेक्ट कर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाने के बाद जो उसकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जितना पैसा उसे पहुंचाना था वो मुगल तिजोरी में पहुंच गया। उसके बाद उसके पास एक पावर थी कि अब वो चाहे तो बाकी जो किसान यहां पर काम कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके पास जो रेवेन्यू है उनका शोषण करके ये जो रेवेन्यू फार्मर है, जो मिडलमैन है, कितना भी पैसा निकाल सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कितना भी पैसा उनको निचोड़ के उनको सप्रेस कर करके निकालोगे, तो शॉर्ट रन में तो ये सिस्टम काफी अच्छा हुआ मुगल तिजोरी के फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन आगे चलकर गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो है वो उससे डिक्रीज हो गए, क्योंकि फार्मर करेगा क्या ऐसी स्थिति में जब जबरदस्ती उससे मांगा जाएगा, पैसा वसूला जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, फार्मर जो है वो अप्रोच अपनाएगा, या जो उनकी फैमिली वो अपनाएगी सुसाइड की, या फिर वो खेती बाड़ी को, जहां पर वो खेती बाड़ी करते हैं उस लैंड को छोड़कर ही चले जाएंगे। तो जब कोई खेती बाड़ी करेगा ही नहीं, तो रेवेन्यू फार्मर्स क्या ही पहुंचाएंगे मुगल तिजोरी तक, कुछ भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो लॉन्गर रन में क्या हुआ, ये सिस्टम जो है वो बैकस्टेप कर गया। इस सिस्टम ने अपने आप में एक यूटर्न की पॉलिसी अपना ली कि जब किसान जो है वो सुसाइड करने लगे और छोड़ के चले गए अपने जमीन को, तो रेवेन्यू फार्मर्स कुछ भी फिक्स अमाउंट जो उनको पहुंचाना था मुगल एम्पायर तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, वो पहुंचा नहीं पाए। तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो डिक्रीज हो गया, और इससे पीजेंट्स का जो शोषण था, जो उनका ऑपरेशन था, जो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था, वो इंक्रीज होने लगा। अल्टीमेटली मुगल एम्परर्स का सपना क्या था, मुगल एम्पायर का सपना क्या था? जुल्फिकार खान ये कभी भी नहीं चाहता था कि मुगल एम्पायर के अंदर जो रिवोल्ट्स हैं, जो रेविलियन हैं, वो देखने को मिले। लेकिन कुछ किसान जो हैं वो रिवोल्ट्स और रेविलियन जो है वो करने लगे, वो आवाज उठाने लगे इस सिस्टम के प्रति, क्योंकि उनके हिसाब से ये सिस्टम उनका शोषण करता था। ठीक है, अब दोस्तों इजारा सिस्टम के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं।
ये जो सिस्टम है ना इजारा सिस्टम, इसको ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझना कि इसको मुगल एम्पायर के अंतर्गत स्टार्ट करा गया था बाय जुल्फिकार खान। ये तो हमें बता रखा है कि जुल्फिकार खान ने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए इजारा सिस्टम जो है वो लागू करा था, लेकिन ये भारत में कोई पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ये सिस्टम। जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पर ये सिस्टम एक बारी ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड के थ्रू दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सुल्तानों के द्वारा अपनाया गया था। तो इजारा सिस्टम जो है एक तरीके से लीज या एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था, जिससे कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, जैसे अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उन तक जो है वो फिक्स रेवेन्यू जो है वो पहुंचाया जाता था रेवेन्यू फार्मर्स के द्वारा या मिडिलमैन के द्वारा। ये एक मेथड था ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और इसको सबसे पहले यूज करा गया था किसके द्वारा? दिल्ली सल्तनत के द्वारा, दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा मुगल एम्पायर से पहले, जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था। इसको खत्म करा था शेर शाह सूरी ने, और अकबर ने भी इसको खत्म करा था, लेकिन इसको रिवाइव कर दिया गया था भारत के अंदर अंडर मुगल एम्पायर बाय जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा। ठीक है, आपको याद होगी ना एब्रीविएशन ये भाजसा। तो भाजसा में ये कौन है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो जहांगीर ने इसको रिवाइव कर दिया था, और ये सिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से यूज होता था 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में। ठीक है, और इसको एंड इट वाज इनिशियली इवन यूज बाय कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, अब कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यहां पर बात हो रही है जो ईस्ट इंडिया कंपनीज वगैरह जो आई थी, उन लोगों ने भी इसको यूज करा था, लेकिन ये एक फ्लॉप सिस्टम था। ठीक है, और जुल्फिकार खान के टाइम पर जब इसने इजारा सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, उससे स्टेट का फाइनेंसेस शॉर्ट टर्म में तो इंप्रूव हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी बहुत गलत साबित हुई। किसानों ने आंदोलन वगैरह करना शुरू करा, और उनका यह मानना था ये सिस्टम हमारा शोषण कर रहा है। अब अगर हम बात करें जुल्फिकार खान के टाइम पर जो पॉलिसी जो थी वो मराठा रूलर्स के साथ कैसी थी, मराठाओं के साथ कैसी अप्रोच इन्होंने अपनाई, तो 1711 की बात है, 1711 की बात है। एक डेप्यूटी गवर्नर था डेक्कन रीजन का, ठीक है, जिसका नाम था दाऊद खान पन्नी। ठीक है, दाऊद खान पन्नी, इसने एक एग्रीमेंट कंक्लूड करा था मराठा राजा के साथ। ठीक है, साहू, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, साहू के साथ इसने एक एग्रीमेंट साइन करा था, और जुल्फिकार खान ने उस एग्रीमेंट को कंफर्म भी करा था। अब आप गेम देखो यहां पर कि एग्रीमेंट जो है वो अब मुगल एम्पायर के अंतर्गत जो नोबल हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि एग्रीमेंट सही है क्या गलत है। इससे पहले जो वर्चस्व जो चलता था वो चलता था मुगल एम्परर्स का, लेकिन अब मुगल एम्पायर की पूरी पॉलिटी में ये एडमिनिस्ट्रेशन में एम्परर का रोल खत्म हो गया है। अब जो रियल रोल जो है वो स्टार्ट जो हो गया है वो हो गया नोबल्स का। तो देख रहे हो मराठा राजा साहू जो है, ठीक है, वहां पर जो एग्रीमेंट उसके साथ बनाया जा रहा है दाऊद खान पन्नी के साथ, जो कि एक डेप्यूटी गवर्नर था डेक्कन का, जुल्फिकार खान उसको कंफर्म कर रहा है, ना कि कोई मुगल एम्परर कंफर्म कर रहा है इसको। इस एग्रीमेंट के तहत हुआ क्या? इस एग्रीमेंट के तहत जो मराठा जो रूलर्स जो थे उनको राइट मिल गया कि अब वो चौथ भी कलेक्ट कर सकते हैं और सरदेश मुखी भी कलेक्ट कर सकते हैं। बहादुर शाह के टाइम पर आपको याद होगा बहादुर शाह जो है वो सरदेश मुखी के लिए मान गया था, चौथ के लिए नहीं माना था। लेकिन अब इनके साथ रिश्ते अच्छे करने को, क्योंकि मराठास की कंप्लेंट रहती थी, हमने पढ़ा भी था, मराठास के साथ जो मुगल एम्पायर ने जो पॉलिसीज अच्छी करनी चाहिए अपनी, जो उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने चाहे, तो वो कंसिलिएशन कोई कंप्लीट कंसिलिएशन नहीं था। हमने उसको प्रीवियस लेक्चर में क्या नाम दिया था? इट वॉज हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। ठीक है, आधा अधूरा बैठकर बातचीत करने वाली बात थी। तो हाफ हार्टेड कंसिलिएशन की जो पॉलिसीज थी वो अपनाई गई थी बहादुर शाह के टाइम पर। लेकिन जुल्फिकार खान जो है ये चाहता था कि यार बहुत हो गया मराठा रूलर्स के साथ तू मैं करना, हम अपने जो डेप्यूटी गवर्नर जो डेक्कन में तैनात है दाऊद खान पन्नी, उनको इन्होंने बोला कि तुम भाई मराठा रूलर्स के साथ बात करो। दाऊद खान पन्नी गया
मराठा जो राजा था साहू के साथ बात करने, जो भी इनकी बातचीत हुई हो, साहू ने ये बोला भाई आप हमें सरदेश मुखी जो है वो कलेक्ट करने देते हो, हमें चौथ भी चाहिए, हमारा रेवेन्यू सफर कर रहा है और फिर हम आपसे नहीं भिड़ेंगे, आप हमें इतनी चीज ग्रांट कर दो। जब दाऊद खान पन्नी ने जुल्फिकार खान को ये वाली बात बताई तो जुल्फिकार खान जो है इस चीज के लिए मान गया, ठीक है। और मराठा रूलर्स को अब राइट मिल गए कि वो चौथ भी कलेक्ट कर सकते हैं और सरदेश मुखी भी कलेक्ट कर सकते हैं। कौन से रीजन से? डेक्कन रीजन से। इसलिए उन्होंने अपने डेक्कन रीजन का, मुगल एम्परर्स ने, मुगल एम्पायर ने अपने डेक्कन रीजन के डिप्टी गवर्नर को चुना था, दाऊद खान पन्नी को, कि तुम जाकर वहां पर बात कर आओ, क्योंकि चौथ और सरदेश मुखी का लेना देना सिर्फ था डेक्कन रीजन से। लेकिन यहां पर मुगल ऑफिशियल्स ने एक शर्त रखी। जुल्फिकार खान ने यह बोला कि भाई साहब देखो, डेक्कन से आप ये चौथ और सरदेश मुखी जो है वो कलेक्ट करने जा रहे हो, और मैंने आपको बताया था चौथ क्या है, 1/4, ठीक है, और जो सरदेश मुखी क्या है, 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू। आप इसको जो कलेक्ट करने जा रहे हो ये आपका ही होगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो राजा साहू ने बोला, जो कि मराठा रूलर्स का राजा था, हाँ जी बताओ क्या शर्त है आपकी। तब जुल्फिकार खान उसे बोलता है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो मुगल ऑफिशियल्स हैं, आपके बिहाफ पर पहले वो कलेक्ट करेंगे चौथ और सरदेश मुखी को, और उसके बाद आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहो। मराठा रूलर्स का एक सवाल था, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला हमारे जो स्टेट फाइनेंसेस हैं, हम नहीं चाहते कि वो फालतू में वेस्ट हो, हम आपको भरोसा दे रहे हैं कि आप तक चौथ और सरदेश मुखी का रेवेन्यू पहुंच जाएगा, आप भी हम पे भरोसा रखो कि हमारे जो मुगल ऑफिशियल्स हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जितना आपका हक बनता है उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके आप तक पहुंचाएंगे। आप हम पे भरोसा करो, हम आप पे भरोसा करते हैं, और ये जो रेवेन्यू है आप तक पहुंच जाएगा। बस जो कलेक्शन वाली जो पावर है कि इसको जो कलेक्ट करने जाएंगे वो आपके बंदे नहीं जाएंगे, वो हमारे बंदे जाएंगे, हमारे मुगल ऑफिशियल्स जाएंगे। तो ओवरऑल आप एक चीज समझ चुके होंगे, यहां तक आपको ऐसा लग रहा है कि मुगल एम्पायर वालों ने अपने रिश्ते अपने दुश्मनों के साथ अच्छे कर लिए थे, काफी हद तक उनको पैसिफाई करने की जो कोशिश है वो करी गई, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, गौर फरमाने वाली बात यह है दोस्तों, मुगल एम्परर का रोल आपको इस पूरी डिस्कशन में देखा ही नहीं होगा। पूरा का पूरा जो रोल है, जो पावर है, वो अब नोबल्स के हाथ में, और उनमें से जो एक ये जो नोबल है वो है जुल्फिकार खान, ठीक है। हमारा जो पूरा का पूरा ये जो टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट हुआ वो हुआ था जहांगीर शाह से, मुगल एम्परर, लेकिन इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि पूरी की पूरी जो ताकत है वो जुल्फिकार खान के हाथ में आ गई थी, और जो इसका बन गया था वजीर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे अगले मुगल एम्परर की, जिनको पगले राजा भी बोला जाता था। दिमाग काम करता नहीं था, दिमाग काम करेगा कैसे जब शराब मदिरा में पूरा का पूरा ध्यान है इनका। उसका नाम था फारुखसियार। इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप यहां पर जहांगीर शाह के टाइम पीरियड को देखो तो वो है 1712 से लेकर 1713 तक, सिर्फ 1 साल। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों फारुखसियार की, उसका टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा बड़ा दिख जाता है, लगभग 6 साल का, 1713 से लेकर 1719 तक, ठीक है। तो हम फारुखसियार के बारे में जानेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।